सब चीज है। अभी रिसेंटली रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इंडियन मार्केट में शायद अभी तक उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एनीवे, चलिए तो अब आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज जो हमें डिस्कस करने हैं वो कंटिन्यू करेंगे। फटाफट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिमांड से डिमांड के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, डिजायर प्लस मींस टू परचेज प्लस विलिंगनेस। डिमांड इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट, बताते रहिएगा मुझे। डिमांड इज अ स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये इंश्योर हो गया। फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट बोला आपने। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम कैसे डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सबसे 10,000 kgs एट ₹10 per kg फॉर अ पर्टिकुलर वीक, ऐसे हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। फिर हम कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये साथ साथ में बता दीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमने किया था प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? कमेगा। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, डिक्रीज, एकदम करेक्ट। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, इसमें हमने दो टाइप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट देखे थे, कॉम्प्लीमेंटरी और सब्स्टिट्यूट और कंपीटिंग गुड्स। कॉम्प्लीमेंटरी, सब्स्टिट्यूट। चलिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जब हम दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप एक गुड्स कंज्यूम कर लिया और दूसरा बाद में कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं। आपको दोनों एक साथ ही कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे टी और शुगर, टी और शुगर, पेन और इंक, ये सब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखते हैं कि उनका प्राइस डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। से चाय का प्राइस बढ़ गया तो चाय का डिमांड कम हो गया है। अब शुगर का प्राइस अनचेंज्ड है तो शुगर का डिमांड बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? बता दीजिए मुझे। चाय का प्राइस बढ़ गया है और चाय का डिमांड कम हो गया। शुगर का प्राइस अनचेंज्ड है तो शुगर का डिमांड बढ़ने वाला, कम होने वाला है, शुगर का डिमांड गिरने वाला है। एकदम करेक्ट बोला आपने। तो इन दोनों के बीच में प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ शुगर, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद में आ जाते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका एग्जांपल हो गया पेन और पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन, टी और कॉफी, ये सब हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक एग्जांपल लेते हैं। से चाय का प्राइस बढ़ गया तो चाय का डिमांड कम हो गया। अब कॉफी का प्राइस अनचेंज्ड है तो कॉफी का डिमांड बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? बढ़ने वाला है, करेक्ट बोला आपने। तो यहाँ पे अब चाय का, यहाँ पे कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और टेस्ट, इससे पहले शायद इनकम था, है ना? चलो कोई नहीं, आप बता दो, ये वाला ही बता दो, उसके बाद में हम इनकम भी कर लेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, इसमें हमने पढ़ा था, मैं वो इन नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सब हमने कल ही पढ़ा, कल ही रिवाइज किया था। एक हमने पढ़ा था बैंड वैगन इफेक्ट, उसके बाद में हमने पढ़ा था वेबलन इफेक्ट, फिर हमने पढ़ा था स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का परफेक्ट एग्जांपल बता दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट याद है। स्नॉब इफेक्ट का बस एग्जांपल बता दीजिए, बता दीजिए। स्नॉब इफेक्ट का बस एग्जांपल बता दीजिए मुझे फटाफट। रॉयल एनफील्ड, और रॉयल एनफील्ड लोग अब नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को लग रहा है यार हमारी गाड़ी और सबकी गाड़ी, फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं कुछ प्रीमियम वर्जन में, जिसके लिए हमने देखा कि लोग
हार्ली डेविडसन बाय कर रहे थे। उसके बाद में वेबलन इफेक्ट, जब हम एक रॉयल एनफील्ड एंड हार्ली डेविडसन करें। उसके बाद में वेबलन इफेक्ट, जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं ताकि हमें प्रेस्टीज दिखाने को मिले कि यार देखो इसका दम, देखो इसके पास कितना पैसा है, इसके पास क्या सोशल स्टेटस है। जब हम अपने सोशल स्टेटस के लिए कोई पर्टिकुलर गुड्स को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। जैसे कि इसमें था जो लग्जरी कार्स हमने एग्जांपल लिया था। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। BMW करेक्ट। फोर्थ पॉइंट आ जा रहा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो जनरली अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ने वाला है, लेकिन हमने इन डेप्थ स्टडी करने के लिए करेक्ट इंक्रीजेस, इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हमने इस गुड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कंज्यूमर गुड्स, इंफीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स। तो एक एक करके बता दीजिए। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होता है और उसके बाद में कांस्टेंट रहता है। कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल क्या हो गए, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब जो बेसिक्स आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए वो सब आ जाता है कंज्यूमर गुड्स में। अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होने वाला है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगा, करेक्ट बोला आपने। अगर इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होना चालू हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं लग्जरी गुड्स की बात। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंटिन्यूअसली लग्जरी गुड्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक बार इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम चाहते हैं कि अपना स्टेटस और बढ़ता जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट था कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। अगर एक कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा, अभी खरीदेगा या पोस्टपोन करेगा या डिले करने वाला है परचेज को? उसको लग रहा है प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, अभी तुरंत खरीद लेगा तो डिमांड अभी होगी, अभी करंट पीरियड में होगी, ना कि डिमांड डिले नहीं होने वाली है। अच्छा, अब उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, सॉरी फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, तो वो अपने डिमांड को डिले कर देगा और जब फ्यूचर में प्राइसेस गिरेंगे तब खरीदेगा। और अगर ऐसा कुछ होने वाला है कि फ्लड, ड्रॉट, ऐसा कुछ होने वाला है तो क्या वो अभी खरीदेगा या वेट करेगा? अभी हाथों हाथ उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसे बन गए कि उसको पता नहीं कि क्या पता, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए मुझे खाने पीने को नहीं मिले, तो उसको हाथों हाथ ही खरीदना पड़ेगा। तो वहां पे डिमांड जल्दी आ जाता है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिमांड। फिर नेक्स्ट हम अदर फैक्टर्स कर रहे थे। सबसे पहला फैक्टर था साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितना ज्यादा साइज होगा वहां पे डिमांड उतना ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट था कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आप कॉम्पोजिशन के बेसिस में आप अपने प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हो कि सबसे बेस्ट मार्केट कौन सा है। जैसे हमने डिस्कस किया था 2 कंट्रीज का हमने एग्जांपल लिया था और हमने देखा था कि अगर हमें ओल्ड प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो जहां पे ओल्ड वालों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे अपना डिमांड ज्यादा होगा, और जहां पे हमें यंग मतलब एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट बेचने हैं तो जहां पे एडल्ट्स का पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे हमारा डिमांड ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट था लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले तो जहां पे लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसे कैसे पता चलेगा, जहां पे लोगों के पास ज्यादा इनकम है। तो जहां पे लोगों के पास ज्यादा इनकम है वहां पे उनके पास स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली वो हमारा गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे और हमारा गुड्स वो खरीदेंगे जरूर। और डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अभी ये मुझे बता दीजिएगा, जहां पे इनकम आई मीन पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, या फिर जहां पे डिस्पैरिटी बिटवीन पुअर एंड रिच कम है वहां पे डिमांड ज्यादा होगा? आप हाई या लो करके बता दीजिए। जहां पे पुअर और रिच के बीच में जो गैप ज्यादा होगा वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, या फिर जहां पे पुअर और रिच के बीच में गैप कम होगा वहां पे डिमांड ज्यादा होगा? जहां डिफरेंस ज्यादा है, अरे क्या बोल रहे हो आप लोग, हमने कल डिस्कस किया था ना, जहां पे डिफरेंस ज्यादा है वहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे तो
जैसे सेकंड वाला, करेक्ट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन एक बार वापस हम डिस्कस कर लेते हैं, शायद इसमें कुछ छूट गया या फिर कुछ इशू रह गया है। सुनिए, हमने कल लग्जरी कार बेचने का प्लान किया था कि हम यार लग्जरी कार्स बेचेंगे। अब दो कंट्रीज का डेटा हमने कंपेयर किया, समझ लीजिए इंडिया और यूएसए। वहां पे हमने कुछ डेटा यूज किया, 0 से 2.5 लाख वाले हैं 50%, 2.5 से 5 लाख वाले हैं 10%, 5 से 10 वाले हैं 3%, नहीं 13%, 10 प्लस वाले हैं कितना बच गया 60, 73, 80, 27%। और यहाँ पे आप जब यूएसए से कंपेयर करोगे, वहां पे ये वाले हैं 40%, ये वाले हैं 20%, ये वाले भी हैं 20%, और ये वाले भी हैं 20%। तो आप जनरली पाओगे कि यूएसए में डिमांड ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि यहां पे ये तीनों लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन अगर पुअर और रिच के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा, तो इवन इफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, सिंस बहुत कम लोगों के पास पावर है, तो सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे। लेकिन अगर पुअर और रिच के बीच में गैप बहुत कम है, तो क्या पता जो पुअर है वो भी अफोर्ड कर पाए। ठीक, तो इस वजह से जहां पे बोला जाता है कि गैप कम होगा, वहां पे डिमांड ज्यादा होगी। यही तो जो मतलब इकोनॉमिक्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, इसी के पीछे तो लगे हुए रहते हैं कि यार यहाँ पे पुअर और रिच के बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये गैप बहुत बड़ा हो गया ना, तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म हो जाएगा। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म मतलब वो जो जिनके पास पावर है ना, वो डिटरमाइन करेंगे कि मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो अगर ये पावर किसी के हाथ में चला गया, तो भैया वो पूरा मार्केट हिला के रख सकता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि किसी के पास ये वाली पावर नहीं जाए कि मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये कंज्यूमर को ही डिसाइड करना बेस्ट होता है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और दो फैक्टर्स बचे हुए हैं हमारे अदर फैक्टर्स के अंदर, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 होगा शायद, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये वाला ऑप्शन सुनिए, मतलब ये भी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुनिए, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी कैसे डिमांड को फैसिलिटेट करती है और कैसे आप इसके शिकार बन जाते हो। ये मिस्टर हैं जो ऑफिस जाते हैं और इनका नाम हम दे देते हैं मिस्टर ए। मस्त वो अपना उन्होंने जॉब वॉब ज्वाइन कर रखा है, तो ये है मिस्टर ए। और इनके कंपैरिजन में और एक बंदे हैं जिनका नाम है मिस्टर बी। ये भी जॉब जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस, ये आ गए हमारे प्राइवेट ऑफिस वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले। अब देखिए क्या हो रहा है। तो अब मिस्टर ए ने ना क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, मिस्टर ए क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, और क्रेडिट पॉइंट्स भी यूज करते हैं, क्रेडिट ऐप भी यूज करते हैं मिस्टर ए। तो अब मिस्टर ए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और मिस्टर बी क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब दोनों गए हैं एक शॉप में, मान लीजिए टाइटन में गए हैं और उन्हें लेनी है एक वॉच, एक कॉस्टली वॉच उन्हें पसंद आई और उन्होंने प्लान किया कि हम भैया ये वॉच लेंगे। तो मिस्टर ए ने अपने पॉकेट में चेक किया, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि यार अपने पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है नहीं, तो उन्होंने फटाक से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट मंथ की अपनी सैलरी आने वाली है, तो हम वहां से डिडक्ट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जब अपनी सैलरी आएगी तब बैंक को वापस रीपे कर देंगे। तो उन्होंने तुरंत क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और वॉच लेके घर चले गए। इन्होंने परचेज कर लिया। अब मिस्टर बी भी वहीं पे थे, लेकिन सिंस मिस्टर बी ने क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी यूज नहीं कर रहे थे, मिस्टर बी क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी यूज
नहीं कर रहे थे और प्लान भी नहीं कर रहे थे कि अपने को भाई क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी कुछ चाहिए, तो वो खुश थे यार, गवर्नमेंट मतलब सेफ। तो उन्होंने बोला कि यार अपने को रिस्क विस्क नहीं लेना है, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं यूज करने वाले। तो वो भी टाइटन के शोरूम में पहुंच गया और वॉच देखी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन उन्होंने देखा कि यार अभी तो पैसे नहीं है, तो अभी मैं खरीद नहीं सकता हूँ। और उन्होंने पूछा कि टाइटन वाले आप लोन देते हो क्या, तो उन्होंने बोला नहीं सर, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, हम क्रेडिट कार्ड से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप ये वॉच ले जाओ और आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बैंक को कर देना। लेकिन मिस्टर बी ने मना कर दिया, बोला नहीं यार, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, ये क्रेडिट वाले धंधे में मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने वो मतलब बिना खरीदे वापस घर आए। तो यहां पे आप नोटिस करोगे एक ही रीजन था, दोनों को वॉच पसंद आ रही थी, दोनों के मन में था वॉच खरीदना है, दोनों को पता था कि मुझे फ्यूचर, मेरे पास फ्यूचर में पैसे आ जाएंगे, लेकिन और दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस पर्टिकुलर मोमेंट में। लेकिन फिर भी एक ने परचेज किया और एक ने परचेज नहीं किया। इसका रीजन क्या है? उन्होंने बोला इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अगर आपको इजीली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्रेडिट मिल जाएगा ना, तो आपका ब्रेन ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है, ब्रेन खुश है यार अपने को आराम से मिल गया। तो ज्यादा आप ब्रेन, और आप जब नोटिस करोगे कोई भी अगर आपको कुछ बेचना चाहता है ना, वो चाहेगा नहीं कभी भी कि आप अपना ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करो, क्योंकि आप जब एक ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, तो आप एक्सट्रीम सिचुएशंस थिंक कर लेते हो, फिर आपके मन में और उस प्रोडक्ट के लिए कुछ भी इज्जत नहीं रहती, आप खरीदना ही नहीं चाहते। तो अगर उसने डायरेक्टली क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, अब इस सिचुएशन में आपका ब्रेन बहुत ज्यादा नहीं सोचने वाला, ब्रेन बस फोकस इस पे रहेगा कि यार मुझे कौन सा वॉच चाहिए, कौन सा वॉच नहीं चाहिए, और आप अपना डिसीजन प्रोसेस कर लोगे, अच्छा ये वॉच चाहिए और मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाला। आपको लगता है ये वाली फ्री मनी है, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, साइकोलॉजी में भी देखोगे आप, तो वो भी एग्री करते हैं कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मेन डिसाइडिंग फैक्टर था कि डिमांड होगी या नहीं, सोल कंसिडरेशन था कि वेदर क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल और नॉट, whether credit facility is available or not. This was the sole deciding factor, और इसी के बेसिस में लोगों ने डिसीजन लिया, और मिस्टर ए, आप मतलब टाइटन ने मिस्टर ए को सेल कर दिया, लेकिन मिस्टर बी को सेल नहीं कर पाए। आपको पता है यही सेम चीज ना जो आप ई कॉमर्स कंपनीज यूज करती हैं, आप देख लो Amazon या फ्लिपकार्ट एकदम सेम चीज यूज करती है। उन्होंने नो कॉस्ट ईएमआई भी देना चालू कर दिया कि आपको विदाउट कॉस्ट हम ईएमआई भी देंगे। पहले सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे देते थे, अब बोला कि डेबिट कार्ड पे भी हम आपको वो दे देंगे, लोन फैसिलिटी। तो उन्हें भी पता है कि अगर हमें लोगों के मन में डिमांड प्रोसेस करवाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे दीजिए। तो क्या होगा, उनका ब्रेन ज्यादा सोचेगा नहीं, वो उनका बस ब्रेन इतना भी फोकस रहेगा कि यार अपने को कौन सा कुछ चाहिए। नहीं तो आप जनरली क्या क्या सोचते हो कि यार कौन सा कुछ चाहिए, अपने बजट में कितना है, वो पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा, वापस रीपे कैसे करूंगा, मेरे पास इतनी अर्निंग्स होने वाली है क्या, इतने सारे क्वेश्चंस घूमने लग जाएंगे। तो उन्होंने सिंपल नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड कर दिया। और देखा, आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर उनके रिपोर्ट आप कभी पढ़ोगे ना, तो वो बताएंगे कि जब से उन्होंने ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया, डिमांड्स 40 से 50% इंक्रीज हो गए। सोचिए कितना ह्यूज इंपैक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो आप इसके अंदर बस एक नोट कर लीजिए, इतना ही कॉन्सेप्ट था, बस आपको बताना था कि कैसे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो बस यहाँ पे आपको नोट करना है, presence of consumer credit facility increases demand। उस पॉइंट के अंदर बस ये एक ही लाइन नोट करना है आपको, presence of consumer credit facility increases demand। आपने नोट कर लिया कि इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है, वो मुझे आपसे डिस्कस करना है।
सुनिएगा, उसी पॉइंट के अंदर है, कोई मतलब उसी का सब पॉइंट है, एक्स्ट्रा अलग से कोई पॉइंट नहीं है। इंटरेस्ट रेट, जहां जहां पे क्रेडिट फैसिलिटी की बात आएगी वहां पे इंटरेस्ट रेट का बात आएगा ही आएगा। इससे पहले कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, मैं अभी रिसेंट वाली सिचुएशन के हिसाब से बात करता हूं। आपको पता है क्या, अगर इंटरेस्ट रेट कम, अच्छा पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बता दें, आप कब जनरली बोरो करना पसंद करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट कम है? आप कब बोरो पैसे आप उठाना के लिए तैयार होंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट कम है? इंटरेस्ट रेट कम है, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन सर, आप क्या पूछ रहे हो, कुछ भी आप पूछे जा रहे हो। इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स कम होने से आप ज्यादा फंड्स उठाने को रेडी रहोगे, क्योंकि अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कम लगेगा। तो ये वाली मेथड ना इकोनॉमीज यूज करते हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी यूज करती है, यूएसए, यूके, सारी पूरे वर्ल्ड में जितनी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती है सब ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं ये लोग, ये ना अभी जो जैसे डायरेक्टली हमारे साथ ये काम नहीं करते। आपको पता है हमारी मेन बैंक कौन है, जो बाकी सारे बैंक्स को फंड करती है, कंट्री के सारे बैंक्स को जो फंड करती है, रेगुलेट करती है, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताती है कस्टमर, मतलब जो भी उसके बैंक्स हैं, सारे बैंक्स को, प्राइवेट पब्लिक सारे बैंक्स को बताती है कि देखिए मैं आपको एक रेट बता रहा हूं, आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके लोगों को क्रेडिट देना चालू कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं बेस रेट। ये यस, करेक्ट करेक्ट, आरबीआई, ये आरबीआई के बारे में हम उसमें पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमारे बुक में नहीं है, ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप डिटरमाइन कर सको ये इंटरेस्ट रेट का वेटेज कितना है, क्योंकि बुक में 2 लाइन लिखी हुई है और हम भी यहाँ पे 1-2 लाइन लिखने वाले हैं, लेकिन आप उसके उस इंटरेस्ट रेट का वेटेज देख सको कि कैसे लोग उसको ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो लेवल पे, अब आरबीआई ना बाकी बैंक्स को बताती है कि आपको किस रेट पे लेंड करने हैं मार्केट में, मतलब आप मार्केट में कौन से रेट पे लोगों को लोन देने वाले। तो आरबीआई बताती है कि भैया मैं एक बेस रेट बताती हूं, आप उसमें अपना इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट मार्जिन ऐड कर लीजिएगा। समझ लो जैसे आरबीआई ने बोला मेरा बेस रेट है 5%, और उसमें उन्होंने बोला कि आप बैंक्स वाले 1.5%, 2%, आज डिपेंडिंग कौन सा टाइप ऑफ लोन है, होलसेल लोन है, रिटेल लोन है, बिजनेस लोन है, उसके ऊपर डिपेंडिंग आप अपना इंटरेस्ट मार्जिन ऐड कर लीजिए। लेकिन बेस रेट बेस रेट आरबीआई के हाथ में, ये बेस रेट आरबीआई के हाथ में, ये बता सकती है बेस रेट क्या होने वाला है। तो अब समझ लीजिए कि अभी अभी जैसा सिचुएशन है, अभी डिमांड बहुत लो है और अभी रिसेंटली जीडीपी के नंबर्स भी आए, तो उन्होंने बोला कि यार इंडिया में अभी सिचुएशन बहुत खराब है। तो इस कंसिडर में आरबीआई ना बेस रेट को चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई बोल सकती है कि बेस रेट समझ लीजिए पहले 5% था, आरबीआई इसको कम करके 3% कर सकती है। पहले समझ लीजिए एग्जिस्टिंग था 5%, आरबीआई इसको और कम करके 3% कर सकती है। 3% कर दिया तो बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन बैंक जनरली इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, तो वो सेम रहेगा। तो लोग कम इंटरेस्ट रेट में ज्यादा पैसे बोरो कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग बोरो करने को डरेंगे नहीं, तो लोग ज्यादा पैसे बोरो कर सकते हैं। उस सिचुएशन में लोग अब वो पैसे बोरो करके यूज कहाँ करने वाले, बिजनेस में यूज करने वाले हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हैं, कोई तो काम करेंगे ही ना पैसे का, नहीं तो फिर वो इंटरेस्ट रेट कहां से लाके देंगे। तो इससे क्या होगा, सिंस लोग चलिए बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वापस लोग कुछ डिमांड करेंगे। मतलब अगर समझ लीजिए किसी को कंस्ट्रक्शन करना है तो वो सीमेंट, बालू, लेबर सब कुछ डिमांड करेगा, टाइल्स, सैनिटरी, तो सारी इंडस्ट्रीज रिवॉल्व होना लग जाएंगी, वापस सारी इंडस्ट्रीज चालू हो जाएंगे। तो ये रीजन है बेस रेट को एडजस्ट करने का। अगर बेस रेट को कम कर दिया तो लोग पैसा बोरो करेंगे और पैसा बोरो करके कहीं यूज करेंगे। अब कहीं यूज करेंगे तो वापस ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होने लगेगी, तो इकोनॉमी वाला साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। इस वजह से इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट किया जाता है।
अब ये टोटली मतलब अनरिलेटेड था, बस ये आपको उसका वेटेज बताने के लिए। अब यही सेम सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट वाली सेम सिचुएशन हम यूज कर लेते हैं डिमांड में। सुनिए, अब आपके पास, आपने भी प्लान कर लिया कि यार अपने को एक क्रेडिट कार्ड लेना है। आपने कंपेयर किया एसबीआई और आईसीआईसीआई में, इंटरेस्ट रेट्स आपने कंपेयर किए। एसबीआई में इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल थे 8% और आईसीआईसीआई में अवेलेबल थे 8.5%। आप जनरली कौन सा प्रेफर करेंगे, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई? बता दीजिए ना फटाफट। एसबीआई, एसबीआई प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम है। एसबीआई, एसबीआई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, एसबीआई प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम है। तो फाइनल कंक्लूजन वही है, वी शैल प्रेफर, नहीं या फिर एक सेकंड, एक मिनट, लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, more the money that can be borrowed, thus higher the demand। जनरली लोग जब भी बोरो करते हैं ना, वो अपने पास रखने के लिए बोरो नहीं करते, वो बोरो करते हैं ताकि उसको और कहीं पे लगा सके। लोअर द इंटरेस्ट रेट, मोर द मनी दैट कैन बी बोरोड, थस हायर द डिमांड। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए इस लाइन को। नोट कर लिया ना आपने? अच्छा, एक बार मुझे वापस बता दीजिए ना, अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है तो डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा? अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है तो डिमांड ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है? ज्यादा होने वाला है, इंक्रीज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो लोग ज्यादा पैसे बोरो कर सकते हैं, तो वहां पे डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, करेक्ट बोला आपने, वहां पे भी डिमांड ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे लोग अब ज्यादा पैसे बोरो कर सकते हैं, तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर ज्यादा पैसे इकोनॉमी में डाल पाएंगे। इसके बाद में हम चलते हैं लास्ट पॉइंट, अदर फैक्टर्स का लास्ट पॉइंट पे हम आ गए। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अब एक बार बात कर लेते हैं यूएसए की। आपको पता है यूएसए में ना जो भी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कर जाए। रीजन क्या है, फॉसिल फ्यूल से वो बोल रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि लोग शिफ्ट कर जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और यूएसए में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेजर प्लेयर है टेस्ला, मस्क बाबा जी, टेस्ला। तो ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ ऑपरेशन, सुनिए टेस्ला जी ने क्या किया, आई मीन मस्क जी ने क्या किया। तो इनिशियल लेवल ऑफ इयर्स थे ना, आपको पता होगा 2008 अराउंड में उनके यहाँ पे बहुत भयंकर क्राइसिस हो गई थी। तो उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना स्टार्ट किया। तो अराउंड 2010 में उन्होंने ऐसा कुछ लाया, उन्होंने बोला कि देखिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आप गवर्नमेंट का काम है, तो मैं इसके लिए मदद करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने पूछा क्या मदद, कि आप इस टेस्ला कार्स को बोलिए लोगों को कि यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो फिर आपका ही फायदा है। तो उन्होंने बोला मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अपना प्राइसेस कंसिडरेबली रिड्यूस कर दूं, लेकिन उसके रिगार्ड्स में मुझे चाहिए कि आप मुझे कुछ सब्सिडी रिलीज करो, या तो मुझे डायरेक्टली रिलीज कीजिए या फिर कस्टमर्स के प्राइस से लेस करा दीजिए। दो ऑप्शंस आपको देता हूं, या तो आप मुझे डायरेक्टली सब्सिडी दीजिए
मतलब कुछ पैसे दीजिए, मैं जितने कार्स बेचूंगा आप मुझे उस बेसिस में पर कार कुछ अमाउंट दे दीजिए। या फिर आप कस्टमर्स के वैल्यू से डायरेक्टली कम करवा दीजिए। समझिए कस्टमर $1000 में खरीद रहा है, तो आप उसको $100 या $200 अपने पॉकेट से लेस करवा दीजिए, सो दैट उसको 800 ही देना पड़े और हमें पूरे के पूरे $1000 मिले। जैसे समझ लीजिए उसने फर्स्ट ऑप्शन दिया कि मैं $800 में सेल कर देता हूं, सेल एट $800, आप मुझे सब्सिडी दे दीजिएगा $200, सब्सिडी $200। या फिर सेकंड ऑप्शन में आपको देता हूं कि आप डायरेक्टली कस्टमर को 1000 माइनस 200 में दे दीजिए। बात तो एक ही हो गया, हाँ हाँ एक ही बात है, बस ये कैसे पैसे मिल रहे हैं वो बात हो रही है कि हम डायरेक्टली कस्टमर से $1000 ले लेंगे, टेस्ला के पास डायरेक्टली 1000 जाएंगे और कस्टमर को गवर्नमेंट डायरेक्टली 200 रिफंड दे देगी, जो भी है। लेकिन ये सब्सिडी की बात एक ही है, टेस्ला को 1000 मिलेंगे, कस्टमर को 800 देने पड़ेंगे और गवर्नमेंट 200 देगी। दोनों सिचुएशन में बात सेम ही होने वाली है। तो अब इस रीजन के वजह से आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, वहां पे टेस्ला एक मेजर मार्केट प्लेयर बन गया, मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर अब टेस्ला के हाथ में आ गया। और सबसे मेन रीजन था सब्सिडी। टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब चीजें तो ठीक है, मैं बस इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ। वहां पे मेन रीजन क्या था, वहां पे रीजन था सब्सिडी। जब लोगों को सब्सिडी मिल रही थी या फिर वो प्राइस कंसिडरेबली कम किया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था कि यार आप अपना इकोनॉमिक मतलब आप अपना एनवायरमेंट बचाओ और उसके लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करने को तैयार है। उस सिचुएशन में जब सब्सिडी लाया गया तो लोग मोटिवेट हो गए कि यार अपने को एनवायरमेंट बचाना है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंगली लोग उस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए टेस्ला कार्स खरीदना चालू कर दिए और उसी टाइम ही टेस्ला की पॉपुलैरिटी गेन करना चालू कर दी। तो क्या मैं इसी बेसिस में ये बता सकता हूं प्रेजेंस ऑफ सब्सिडी और लीनियंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस इंक्रीज इन डिमांड। गवर्नमेंट अगर एक चीज को सपोर्ट करना चालू कर दे, गवर्नमेंट अगर एक पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करना चालू कर देती है तो वो लोगों को कन्विंस करा सकती है और वो बता सकती है कि यार इससे हमारा फायदा होगा तो आपको मैं सब्सिडी देता हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुछ ऐसे बना देता हूँ जिससे कि ये इजी हो जाए मैन्युफैक्चर करना, तो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड करना चालू कर देंगे। तो आप ये वाला चीज नोट कर लीजिए। अभी आपको मैं बताऊं क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने रेगुलेशंस ईज कर दिए, कुछ सब्सिडी वगैरह तो नहीं मिली लेकिन उन्होंने अपना गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशंस है उसको ईज कर दिया। जो सेटअप है उसके लिए उन्होंने कुछ ईजमेंट बना दिया, टैक्सेस के कुछ रेट्स कम कर दिए, जीएसटी के कुछ रेट्स कम कर दिए, आपके ऑपरेशन जैसे मोडस ऑपरेंडी को थोड़ा उन्होंने इजी बना दिया, सो दैट अनलिमिटेड या फिर ह्यूज क्वांटिटी में आप ऑक्सीजन लिक्विफाइड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर सकते। तो उस बेसिस में डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब आपके पास सब्सिडी होते हैं या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लीनियंट होते हैं, वहां पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है। हाँ एक क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए क्या क्वेश्चन है भैया। कहाँ रह गए हो। ऑक्सीमीटर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी, पहले उसका रेट 150 था, अभी 1000 हो गया, तो उसका रीजन क्या है। तो चलिए एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, इसको आपने नोट कर लिया है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ रीजन। सुनिए, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था,
मैं 2 पॉइंट कंसिडरेशन में लेने वाला हूँ, 2 पॉइंट कंसिडरेशन में लेने वाला हूँ। आप मुझे वो उसका पहले जो जनरल रूल है वो बताइएगा, फिर आपको मैं आपका आंसर दे दूंगा। सबसे फर्स्ट है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, यही जनरल रूल है कि प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा। इसमें ना एक कंडीशन ये होता है कि हम मान रहे हैं और कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस में अगर हम डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम। यहाँ पे और सारी चीजें कांस्टेंट है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस समझ लीजिए, लोगों को लग रहा है कि एक प्रोडक्ट या तो अवेलेबल नहीं होने वाला है कुछ समय तक, या फिर वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें मतलब उसकी अर्जेंसी है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसकी, लेकिन मार्केट में उसकी जनरली अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो लोग अभी तुरंत खरीदेंगे या वेट करेंगे, बताइए। अगर ऐसा सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर के लाइफ पे आ जाती है, या वो प्रोडक्ट उनके लाइफ के लिए नेसेसरी है, या फिर उन्हें लग रहा है कि हमारे सेफ्टी के लिए वो प्रोडक्ट नेसेसरी है, तो वो अभी खरीदेंगे या बाद में खरीदेंगे? अभी खरीदने वाले हैं, एकदम करेक्ट बोला आपने। तो यही सेम सिचुएशन हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। यहाँ पे फर्स्ट वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाला चीज यहाँ पे आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस में चल रहा है। हमने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में मान रखा है कि और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कंज्यूमर को लग रहा है कि यार अपने को लाइफ बचाने के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो लोग ज्यादा डिमांड करने लगे। अब उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन सर प्राइस तो कम होनी चाहिए। प्राइस कम नहीं होगी क्योंकि मार्केट एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मांग रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होनी ही है। तो इस रीजन के वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अभी क्लियर है क्या, या और थोड़ा सा डिस्कशन लगेगा? बताइए ना। क्लियर है? ओके। तो ठीक है, ये वाले टॉपिक को एक बार यहाँ पे एंड करते हैं। अब वापस हम कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन, आपको पता है क्या गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज गुड्स पे बैन लगाया था? बैन तो डायरेक्टली नहीं, उन्होंने चाइनीज गुड्स पे कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया था। कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया था। अब कस्टम ड्यूटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी सर, जी आपको पता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप दूसरे वाले कंट्रीज से कुछ गुड्स अपने कंट्री में लाते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए चाइना है, अब हम इंडिया में वो गुड्स ला रहे हैं चाइना से, तो यहाँ पे एक बॉर्डर बना हुआ है। मतलब ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि हर एक पोर्ट पे जो भी रोडवेज है सब पे एक बॉर्डर बना हुआ है। वहां पे आपको इस कंट्री के अंदर एंटर करने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये गुड्स को हमारे कंट्री में एंटर करने के लिए हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये बताऊं क्यों लगाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये इसलिए लगाती है क्योंकि इंडिया में भी जैसे चाइनीज गुड्स समझ लीजिए, मैं मान लेता हूं एक बार टॉयज, चाइनीज टॉयज है और इंडिया में भी टॉयज मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब अगर चाइनीज वाले जो सस्ते गुड्स हैं वो अगर मार्केट में ऑफलोड कर दिए तो यार हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ना सारी की सारी ठप हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे पूरा का पूरा इंडिया का मार्केट का पूरा कंट्रोल चला जाएगा चाइना के पास। तो उस केस में इंडिया को बचाने के लिए वो इस टैक्स को लगाते हैं जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। और बहुत सारे टैक्स है, मैं आपको बस एक बेसिक टैक्स बता रहा हूं जो है कस्टम्स ड्यूटी।
तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन नहीं लगा सकती है, क्योंकि बैन लगाने से ना इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन नहीं लगाती। जब भी उनको रेस्ट्रिक्ट करना होता है ना, वो क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी को हेवीली इंक्रीज कर देते हैं, एकदम भयंकर इंक्रीज कर देते हैं कस्टम्स ड्यूटी को। सिटीज क्रॉस करते समय जो टोल टैक्स देते हैं वैसा ही है क्या? हाँ हाँ वैसा ही मान लीजिए। फॉर इंक्रीज द सेल ऑफ इंडियन गुड्स, हाँ हाँ एकदम करेक्ट, इंडियन गुड्स का सेल इंक्रीज हुए उसके लिए। और जैसे हम सिटीज क्रॉस करते हुए टोल देते हैं, वैसे ही कंट्रीज क्रॉस करते हुए हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे इंडिया वाले क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर देते हैं। बीच में यूएसए चाइना के साथ भी यही चीज हुआ था, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आप देखोगे, आप जब कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि जब कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज होती है ना, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाती है। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई तो हमें तो वो सारे मेन कंज्यूमर को सारे टैक्सेस बेयर करने पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब एक प्राइस बढ़ती है, हमने क्या पढ़ा था, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाता है। कस्टम ड्यूटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि हाँ हाँ वो डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट पे क्या कस्टम ड्यूटी लगाना, वो एक उसका उनका एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें वो डिफाइन करते हैं कौन से प्रोडक्ट पे कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो वापस अगर गवर्नमेंट सब्सिडी विड्रॉ कर लेती है या फिर टैक्सेस इंक्रीज कर देती है या फिर अपने गवर्नमेंट रेगुलेशंस को स्ट्रिंजेंट कर देती है, तो उस केस में क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। और एक एग्जांपल है, आपको पता है ये पॉलीथीन 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 बैग्स, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने ना उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया। और क्या एक्शन लिया उन्होंने, उसका या तो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करा दिया या गवर्नमेंट रेगुलेशंस डाल के उसका मैन्युफैक्चरिंग को बहुत डिफिकल्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मार्केट में प्रोडक्शन कम हो गया, ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम हो गया। तो अभी देखो एज कंपेयर टू जब प्रीवियसली हम यूज करते थे, प्रीवियसली हम इतने सारे पॉलिथीन बैग्स यूज करते थे, अब लोग कंसिडरेबली शिफ्ट हो जा रहे हैं वो पेपर बैग्स या फिर जो होता है ना वो पेपर बैग्स होता है या फिर वो पतले क्लॉथ वाले बैग्स, उसमें शिफ्ट कर जा रहे हैं। ओके तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, withdrawal of subsidy, stringent government regulations, इनसे क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। आप ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। आपने आपने नोट कर लिया तो बस मुझे ओके भेज दीजिएगा। ओके और भी एक दो ओके आ जाए तो ओके, और एक एक ओके आ जाइए, और एक ओके आने से हम कंटिन्यू करेंगे, और एक ओके 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 चलिए। तो हमने सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को कवर कर लिया है, 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, हमने वो उनको सारे को एक एक करके कवर कर लिया है। और आई होप आप सब में क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ये वाली चीज ना आपको हमेशा के लिए रिटेन करनी है। ठीक है, तो आप अगर ये समझ जाओगे तभी जाके आप इसको रिटेन कर पाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपसे वो मंगवाया था ग्राफ कॉपी। आप ग्राफ कॉपी लाए हो ना? मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना है, जो क्लास 10 वाला जैसे ग्राफ है ना वैसा ही। यस सर, ग्राफ कॉपी अवेलेबल है हमारे पास। इनकेस नहीं भी है ना तो टेंशन मत लीजिएगा, आप आज अरेंज कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड।
सॉरी लॉ नहीं है यार, ये इसको लॉ मत बोलिएगा, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, ये एक्चुअल में ट्रू में लॉ नहीं है, ये है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आपको पता है क्या एक डिफरेंस लॉ और थ्योरी के बीच में? प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, लॉ और ये, इसके बीच में आपको कुछ डिफरेंस पता है? सॉरी एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वर्ड्स को मिसअप कर दिया, एक सेकंड। इसको आप लॉ बोल सकते हो, इसको आप प्रिंसिपल नहीं बोल सकते हो, सॉरी। आप इसको लॉ बोल सकते हो, प्रिंसिपल नहीं। अयो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया? एक सेकंड, ये है लॉ ऑफ डिमांड, आप इसको प्रिंसिपल ऑफ डिमांड नहीं बोल सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये सब बोल सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल नहीं बोल सकते हो। ऐसा क्यों? लॉ होता है कि जब कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी, तब जाके हम जो बोल रहे हैं वो ट्रू होगा। मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजें इन प्लेस होनी चाहिए कि ये सब चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि यार अब ये जो होने वाला है ये करेक्ट है। हम जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। जैसे समझ लीजिए मैंने बोला कि अभी सिचुएशन ऐसी है, या एक पर्टिकुलर कोई लॉ ही ले लेते हैं, आपका लॉ क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो आप लॉ जब पढ़ोगे तब उस टाइम देखना, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा ऐसा होगा, अगर इसने ऐसा ऐसा काम किया, तब जाके उसकी पेनल्टी ये होने वाली है। मतलब वहां पे कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप रहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा होगा, प्रोवाइडेड ये सारी सिचुएशन अवेलेबल है। लेकिन प्रिंसिपल में होता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो बोलेगा वही होगा, चाहे कैसी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हर सिचुएशन में हम जो बोल रहे हैं वही हो। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में होता है सिर्फ अगर हम जो सिचुएशन बोल रहे हैं वैसा एग्जिस्ट करेगा, तब जो हम बोल रहे हैं वो होगा। मतलब हमारे पास कुछ अजम्पशन लेने के लिए बेसिस है, तब हम जो बोलेंगे वो ट्रू होगा। ये होता है लॉ में। प्रिंसिपल बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो बोल रहा हूं वही हो। तो ये जो डिमांड है ना, ये जो हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ डिमांड, ये एक लॉ है, ये प्रिंसिपल नहीं है। इसने बोला कि कुछ अजम्पशंस होंगे तभी जाके मैं जो बोल रहा हूं वो ट्रू होगा। कुछ अजम्पशंस मैं बोलूंगा, अगर वो अजम्पशंस पॉसिबल होंगे तभी जाके जो मैं बोलूंगा वही ट्रू होगा। तो अब सुनिए ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या? ये लॉ ऑफ डिमांड ने बोला कि अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड कम हो जाएगा। अगर प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज करता है तो डिमांड कम हो जाएगा, एंड अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक उन्होंने कंडीशन ऐड कर दिया। मैंने बोला ना अगर लॉ है तो वहां पे कंडीशन या फिर कुछ अजम्पशंस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला ये हम सिचुएशन बता रहे हैं, मतलब ये जो हमने बताया ना, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम होगा, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा, इसमें एक कंडीशन है। उस कंडीशन का नाम है सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस, तो सेटेरिस पैरिबस है क्या? उन्होंने बोला सेटेरिस पैरिबस मतलब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। चलो मान लिया प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम होगा, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट, मतलब सेटेरिस पैरिबस। तो यार ये अदर थिंग्स क्या है यहाँ पे? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो आपने बता दिया, ये हमें पता भी था, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ लिया। आपने यहाँ पे सेटेरिस पैरिबस एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया जो क्या बोलता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये अदर थिंग्स है क्या? बताइए ना मुझे, अदर थिंग्स क्या है?
तो अदर थिंग्स का यहाँ पे मतलब है अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। इसका मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, अदर फैक्टर्स, ये सब चीजें कांस्टेंट होंगी तब जाके हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड वैलिड होल्ड करेगा। तो एक बार आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि हम एक बार वापस अच्छे से डिस्कस कर लें इसको। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नोट हो जाए तो बस मुझे ओके भेज दीजिए ग्रुप में। ओके बहुत ज्यादा फास्ट हो यार। ओके ओके और एक ओके आ जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके तो चलिए एक बार वापस इसको डिस्कस करते हैं। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी बोल रहा है कि अगर मैंने कुछ कंडीशंस बोले, अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तभी जाके मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रू होल्ड करेगा। तो हमने बोला ठीक है आप अपना थ्योरी ऑफ डिमांड बताइए। तो उन्होंने बोला थ्योरी ऑफ डिमांड है अगर प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड कम होगा, प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। उन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ऐड किया? सेटेरिस पैरिबस। आपने पूछा सेटेरिस पैरिबस है क्या? उन्होंने बोला सेटेरिस पैरिबस का मतलब है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे अदर थिंग्स क्या है? मतलब कौन सी चीजें को कांस्टेंट रखना है अपने को? अदर थिंग्स मतलब ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस, मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर जो भी टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, फिर अदर फैक्टर्स में हमने जितने सारे फैक्टर्स पढ़े ये सब चीजें कांस्टेंट होंगी, मतलब इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं हो रहा है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हो रहे, ये सब चीजें कांस्टेंट है, जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है। मतलब प्राइस चेंज होने से पहले जैसे थी, प्राइस चेंज होने के बाद में भी वैसे ही है। तब उसने बोला उस सिचुएशन में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये है टोटल पूरा लॉ ऑफ डिमांड। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम कुछ अभी डेटा लेने वाले हैं जो अभी आपको एक बार ग्राफ पे प्लॉट करने। तो आप अपनी ग्राफ नोटबुक निकाल लीजिए, आप अपने ग्राफ नोटबुक निकाल लीजिए और कुछ डेटा आपको प्लॉट करना है। आपके वो ग्राफ नोटबुक के राइट साइड में वो रूलिंग पेपर होगा ना, आप जहां पे लिख सकते हो, आप ये वाली चीज वहां पे लिखना। नोटबुक में आप मेंशन कर दीजिए प्लीज रेफर हेडिंग, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड हेडिंग दिया होगा, उसके बाद में डिमांड कर्व एक सब हेडिंग दे दीजिए, उसके अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर सब हेडिंग आएगा डिमांड कर्व, और उसके अंदर लिख लीजिए रेफर ग्राफ नोटबुक। और आप आ जाइए ग्राफ कॉपी में, आपकी जो ग्राफ नोटबुक है, और जहां पे वो रूलिंग पेपर है ना, एक साइड होगा जहां पे ऐसे लाइंस वगैरह बनी होंगी, वहां पे आप लिखिएगा प्राइस डिमांड, प्राइस इन रुपीज, डिमांड इन यूनिट्स। ओके, मैं आपको एक डेटा बताने वाला हूं, उसके बाद में जो भी डेटा होने वाला है वो आप खुद ही बताएंगे। देखिएगा, प्राइस समझ लीजिए है 10 रुपीज, डिमांड है हमारी 100 यूनिट्स। अब प्राइस अगर कम हो गया, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, डिमांड बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? बताइए मुझे। 8 रुपीज में डिमांड 100 से ज्यादा यूनिट्स होंगे या 100 से कम यूनिट्स होंगे? बढ़ेगा, 100 प्लस यूनिट्स होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये होंगे 125, ज्यादा होगा, एकदम करेक्ट, इंक्रीज होगा। अब अगर प्राइस 6 हो जाता है तो 125 से ज्यादा होंगे या 125 से कम होंगे? कितना होंगे?
प्राइस अगर 6 रुपीज हो जाता है तो डिमांड 125 से ज्यादा होगा या 125 से कम होगा? 125 से भी ज्यादा होगा, 150 मान लेते हैं, 125 प्लस होगा, एकदम करेक्ट। अब अगर प्राइस 12 रुपीज होगा तो बताइए डिमांड कितना होगा? 100 से कम होगा या फिर 100 से 125 के बीच में होगा या 125 से 150 के बीच में होगा? 100 से कम होगा, एकदम करेक्ट बोला है आपने। 125 150 से तो कम होगा ही, मतलब 100 से भी कम चला जाएगा, 100 माइनस, ठीक है। तो ये मान लेता हूं मैं 80, और अगर 15 हो गया तो 80 से कम होगा, बताइए ना, 80 से कम होगा क्या? हाँ 80 से कम होगा, तो मैं मान लेता हूं 60। अब आपको क्या करना है, आपकी जो ग्राफ नोटबुक है, जैसे हम ग्राफ के क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, आप इस क्वाड्रेंट को सबसे बड़ा बना लीजिएगा, और वहां पे आपको, यहां पे आपको प्राइस, वाई एक्सिस में आपको प्राइस प्लॉट करना है, और एक्स एक्सिस में आपको डिमांड मतलब यूनिट्स प्लॉट करना है। तो फटाफट अब आप प्लॉट करना स्टार्ट कर लीजिए। सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। फटाफट पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए। कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आए हैं क्या आपके भी? और आप इन सब पॉइंट्स से एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। आपका भी ग्राफ हो गया हो तो फटाक से ग्रुप में ओके टेक्स्ट कर दीजिए। जल्दी बनाइए ना, आप इतना लेट क्या लगा रहे हैं? देखिए यहाँ पे मेरा ग्राफ कंप्लीट भी हो गया। हुआ क्या कंप्लीट? ओके कंप्लीट हो गया। आपका भी कुछ ऐसे ही कर्व आया है, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि मैंने तो एक्चुअल डेटा नहीं यूज किया हुआ है ना। हाँ ओके ओके। आप सबका कंप्लीट हो गया ना? सबको ही टेक्स्ट कर दीजिए ना, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सकें।
इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। यस यस ओके, चलिए तो अब आप ये डिमांड कर्व देख सकते हैं, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट, मतलब नीचे की तरफ गिरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बता सकते हैं? क्योंकि इनिशियली जब प्राइसेस हाई होता है, फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, जब प्राइस हाई होता है तो डिमांड कम है, प्राइस जब हाई है तो डिमांड कम है। जैसे ही हमने प्राइस थोड़ा सा और कम किया, डिमांड बढ़ गया, तो वो पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। अकॉर्डिंगली वैसे ही हमने प्राइस और कम किया तो डिमांड और बढ़ गया। कंसिडर भी हम जब जब प्राइस को कम करते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ते जा रहा है। दिस इज द रीजन की डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। तो अब जहां पे आपने वो डेटा को लिखा हुआ है ना, आपने जो ग्राफ नोटबुक में ये डेटा लिखा है, उसके नीचे लिख लीजिएगा डिमांड कर्व slopes downward towards the right. This is because at higher prices low quantity is demanded. When prices fall, the demand starts to rise. अगर आपके पास हाइलाइटर है या फिर कोई भी अलग कलर का, रेड कलर है, कुछ भी पहने, तो आप बस ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर लीजिए, स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। हो गया क्या आपका, आपने नोट कर लिया है? ओके, और एक दो ओके भेज दीजिए मुझे। ओके ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार वापस अगर हम रिपीट कर लेते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगा, एंड प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा। सेटेरिस पैरिबस, इसका मतलब प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स क्या है? अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर केप्ट कांस्टेंट, तब जाके भैया अपना ये थ्योरी ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज ये थ्योरी ऑफ डिमांड काम नहीं करने वाला है। उसके बाद में हमने डिमांड कर्व बनाया, तो हमें डिमांड कर्व कैसा मिला? इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है। इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, ये है अपना डिमांड कर्व। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये बस क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर दिया तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद में अपने आंसर्स भेजिएगा। तो क्वेश्चन सुनिएगा, which of the following is true? For theory of demand. Price and demand are related. The demand affects price of product. C, A and B. D, demand curve slopes upwards
बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट है? Which of the following is true for theory of demand? Price and demand are related. Demand affects price of product. C, A and B. D, demand curve slopes upwards. B, demand affects price of product. A, मैं वोट्स लिख देता हूं, ठीक है? A, B, C, D तो कोई नहीं बोलने वाला है, तो B को एक वोट है। यार सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज, कुछ हुआ है क्या यार आप लोग? डी को एक वोट है, सी को कितने वोट हैं? सी को तीन वोट है और ए को एक वोट है। और कोई आंसर? चलो, तो इस सिचुएशन में करेक्ट आंसर है ए। ए किसने बोला था? आरएनजी ने। वाह आरएनजी, आपका आंसर करेक्ट है। तो आपको बताता हूं मैं क्या हुआ यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या हो गई कि सी को हमने करेक्ट नहीं बोला, मतलब आपने बोला कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो एक्चुअल अब आंसर है कि बी करेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सुनिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि प्राइस चेंज होने से डिमांड अफेक्ट होने वाली है। इनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि डिमांड चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है? प्राइस चेंज हो रहा है तब जाके डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस इज द डिसाइडिंग फैक्टर और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब प्राइस अपने मर्जी से चेंज हो रहा है, डिमांड उसके पीछे पीछे चेंज हो रहा है। प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिमांड डिपेंड कर रहा है प्राइस पे, मतलब प्राइस अपने मर्जी से चेंज हो रहा है, उसके पीछे पीछे आके डिमांड अपने आप चेंज होना चालू, मतलब उसके पीछे पीछे डिमांड चेंज होना चालू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन बी में लिखा हुआ था डिमांड अफेक्ट्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्राइस अफेक्ट्स डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड नेवर अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन डी तो करेक्ट था ही नहीं, ऑप्शन ए और बी के बीच में कंफ्यूजन था, इसकी वजह से शायद आप सबने सी सिलेक्ट किया था। प्राइस कभी भी नहीं होगा कि वजह से प्राइस, आप ये वाला एक छोटा ये चल जाता है। प्राइस अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। बस ये वाली एक लाइन वहां पे आप नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। वो कहना आपने नोट कर लिया है ना? तो थैंक यू सो मच। अभी 10 बजे आपकी अकाउंट्स की क्लास है, तो आप नाश्ता वास्ता कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा सा चैन की सांस ले लीजिए, ताकि आप 10 बजे वापस अकाउंट्स की क्लास में जा सकें। अच्छा, और जो ऐप है उसमें मैंने स्टडी मटेरियल अपडेट कर दिया है, तो आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और अकाउंट्स का चैप्टर जो जर्नल है उसके क्वेश्चंस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको शायद अकाउंट्स में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो होमवर्क के लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैच के स्टडी मटेरियल में जाके आप वहां से इकोनॉमिक्स की बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, और अकाउंट्स का जो भी है चैप्टर्स या क्वेश्चंस आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको बुक्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो करा दी जाएगी। ठीक, तो क्लास आप यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय। थैंक यू so much.
बाय।